So hello and Tasidele to the daily newspaper analysis of Arunachal Times. Today we are going to analyze the 7th December 2021 newspaper. I am Jugantar and today we are going to cover these topics. Our first news will be the Armed Force Special Power Act, growing demand of repealing Armed Force Special Power Act. तो आप लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल में अभी ये एक इशू इंसिडेंट हो गया नागालैंड में कि 14 सिविलियन लोगों को आर्म फोर्सेस ने फायर किया और उनका मौत हो गया 14 का। तो यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस थे वहाँ पे बेसिकली इंडियन आर्मी और असम राइफल्स यहाँ पे था। तो उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी मींस टेररिस्ट सोच के उनके ऊपर फायर कर दिया जिसके वजह से उनका डेथ हो गया 14 नागालैंड सिविलियंस को। नॉर्मल जो सिविलियंस है उनको उनके ऊपर गोली चला दिया। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने एक इंक्वायरी भी किया है जो बहुत ही दुखद घटना है अभी जो हुआ है। तो इंक्वायरी भी बिठाया है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे इन लोग को ये जो हमारे आर्म फोर्सेस है इन लोग को पावर कहाँ से मिला। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो उसके बारे में आपका क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा इंडिया में इसका विरोध हो रहा है कि कैसे इंडियन आर्मी ने या फिर आपका असम राइफल ने कैसे गोली चला दिया। तो इसका प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह में। तो आपको पता होगा एवरी न्यूज़पेपर इज कवरिंग दिस टॉपिक ओनली। सो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है हमारा एग्जाम के लिए। तो देखते हैं आज आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है। तो देखिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 एक्चुअली ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था ये ब्रिटिशर्स ने पहली बार लगाया था। आपका ब्रिटिशर्स ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जहां पे ब्रिटिशर्स जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर ये फोर्स लगाया था। मतलब किसी भी कारण में उनको कोई रीजन नहीं चाहिए, उनको डायरेक्टली फायर कर सकते हैं उनके ऊपर। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनको डायरेक्टली फायर मतलब गोली मार के मार दिया गया और हर जगह ऐसा हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पहली बार ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को लगाया था जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1958 में थ्रू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली ये इंसर्जेंसी को रोकने के लिए है। जैसे जहां इंसर्जेंसी ज़्यादा है, जहां टेररिज्म ज़्यादा है, हमारा इंटरनल इंसर्जेंसी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसर्जेंसी। एक तो है एक्सटर्नल, जैसे पाकिस्तान या इंडिया का जो रिलेशन है, जो पाकिस्तान जो मतलब इंसर्जेंसी करता है उसके लिए अलग है। मैं लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको वो गार्डिंग फोर्सेस के बारे में बताया था। देयर आर 4 गार्डिंग फोर्सेस आपको बताया था। तो यहाँ पर जो इंटरनल इंसर्जेंसी है, जो जैसे टेररिज्म है, टेररिज्म फैल रहा है, तो उनको रोकने के लिए ये कुछ स्पेशल पावर हमारे आर्म फोर्सेस को दिया गया है। तो ये 1958 में इसको नागालैंड में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था नागा इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल पार्ट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये मतलब क्या है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मतलब गवर्नर और यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का के साथ कंसल्ट करके किसी भी प्लेस को वो लोग डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है। उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। मान लीजिए हमारा जो स्टेट का जो अरुणाचल का जो गवर्नर है उन्होंने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके बोल सकते कि अरुणाचल का ये जगह में अभी आपका इंसर्जेंसी ज़्यादा है तो इसमें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट
AFSPA लगाया जाए तो वहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इनफैक्ट दैट AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये अभी जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में और असम, मणिपुर, असम में भी कुछ कुछ जगह में है, मणिपुर में भी देखिए एक्सक्लूडिंग 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इम्फॉल, तो वो जो इम्फॉल का जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है उनको छोड़ के बाकी जगह में मणिपुर में भी है, एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा हमारे रीजनल एग्जाम्स के लिए कि अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी तक एनफोर्स्ड है। तो उसमें से पहला डिस्ट्रिक्ट होगा आपका तिराप, चांगलांग एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, प्लस 20 किलोमीटर बेल्ट ऑफ बॉर्डरिंग असम, जो असम और अरुणाचल का बॉर्डर है उसमें भी 20 किलोमीटर तक वो जो इंसर्जेंसी होता है वहाँ पे अभी भी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एनफोर्स्ड है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, मणिपुर में आप देख सकते हो पूरा जगह ही है एक्सेप्ट द 7 एंड एरियाज ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इम्फल, एंड मेघालय में भी आप देखिए ये लागू है, और त्रिपुरा में भी ये लागू था, मतलब एनफोर्स था, लेकिन कुछ दिन पहले उसमें ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट त्रिपुरा से बैन किया गया है। तो बाकी स्टेट्स में जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस्ड है। तो इसमें जो आपका देखो 2015 में त्रिपुरा में ये बैन किया गया था। 2018 में द सेंटर ऑल्सो रिमूव द मेघालय फ्रॉम द लिस्ट एंड व्हाइल ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग यूज इन अरुणाचल प्रदेश। 2018 में अभी मेघालय को भी मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से बाहर किया गया है, और अरुणाचल में भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, पूरा मतलब बंद नहीं किया, बैन नहीं किया, लेकिन रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अब ये जो लॉ है इतना ज़्यादा मतलब डेडली या डेंजरस क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। आर्म फोर्स पावर स्पेशल पावर एक्ट, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 है जो बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन अ डिस्टर्ब एरिया एंजॉयज सर्टेन पावर्स। तो हमारा जो आर्म फोर्सेज है उनको सर्टेन पावर्स दिया जाता है। मतलब देखिए इंसर्जेंसी को इंस्टेंटली उसको कंट्रोल करने के लिए ये पावर्स जरूरी भी है। तो देखिए द ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज द पावर टू ओपन फायर एट एनी इंडिविजुअल इवन इफ इट रिजल्ट इन डेथ इफ द इंडिविजुअल वायोलेट्स लॉज व्हिच प्रोहिबिट असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। तो देखिए अगर ऐसी जगह में जहां 5 से ज्यादा लोग एक जगह में मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वहां पे आर्म फोर्सेस को क्लियरली उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इसमें फायर कर सकते हैं, और उसमें फायर में अगर डेड भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए कितना डेडली है ये, है ना। और केयरिंग ऑफ वेपन्स, अगर वेपन्स ले रहे तो आप उसमें गोली चला सकते हो। देखो कुछ ऐसे डायरेक्टली नहीं, देखिए कुछ नॉर्म्स है जिसको अगर अलाउ होता है, जो अगर वहाँ पे फुलफिल होता है तो वो लोग गोली चला सकते हैं। और गोली चलाने से पहले उनको वार्निंग देना जरूरी है। यहाँ पे ये बिफोर ओपनिंग द फायर दे हैव टू वार्न द पब्लिक। तो ये कितना डेडली हो सकता है, तो यही इसी के वजह से अभी नागालैंड में ये इशू हुआ जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो सेक्शन 5 देखते हैं इसका। द ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज ऑल्सो बीन गिवन द पावर टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट। देखिए अभी जैसे हम लोग हैं यहाँ पे जो भी नॉर्मल कंडीशन में आपको अगर अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने के लिए उनके पास एक वारंट होना चाहिए, और 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस में आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, नहीं तो हेवियस कॉर्पस आप इशू कर सकते हो अगेंस्ट द मतलब पुलिस या फिर अगेंस्ट द अरेस्टिंग अथॉरिटी जो आपको अरेस्ट करता है, उनको आप हेवियस कॉर्पस जो हमारा रीट है फंडामेंटल राइट में से है, तो वो जो है वो हम उसको इशू कर सकते हैं। या ये
पॉलिटी का टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स, किसी दिन मैं इसको भी कवर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, तो लेकिन ऐसी कंडीशन में जब जहां पर इंसर्जेंसी है और जहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एनफोर्स्ड है, वहां पे आपको कोई वारंट का जरूरत नहीं है और 24 आवर्स के अंदर भी आप ऐसा कोई रूल नहीं है। सीज द सर्च विदाउट एनी वारंट एनी प्रीमिस। सेक्शन 6 ये देखिए और डेडली है ये, इंडिविजुअल्स हु हैव बीन टेकन इनटू द कस्टडी हैव टू बी हैंडेड ओवर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल। तो इनको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाएगा। और पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 दैट सेज दैट अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर डजंट अप्लाई हियर। नॉर्मल कंडीशन में आपको 24 आवर में आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपका क्राइम क्या है, आपका गुनाह क्या है। लेकिन यहाँ पे ये सब लागू नहीं है। कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आप देखिए, अगर इसको मिस इंटरप्रेट किया जाए तो आप खुद सोच के देखिए इसको। तो ये इसी के वजह से पूरा देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ऐसा कानून को आप रेस्ट्रिक्ट किया जाए। देखिए, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक हमेशा खराब ही है। देखो बहुत सारे जगह में नागा इंसर्जेंसी को कम करने में भी ये कहीं ना कहीं काम तो आया था पास्ट में। लेकिन देखिए, इसका मेजर ड्रॉबैक ये सब है, ये जो सेक्शंस है डायरेक्टली किसी के ऊपर भी आप गोली चला सकते हैं आर्म फोर्सेस, और उसमें उनको मौत भी हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं है, और अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट वारंट। और 24 आवर्स में आपको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कोई रूल नहीं है ना, उनको प्रोड्यूस नहीं भी करने से होगा। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फ्लॉज है इस लॉ में। तो इसलिए हम लोग को ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जो सेक्शन 4, सेक्शन 5 और आपका सेक्शन 4 और 5 हमने देखा और 6 देखा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका नोट्स अलग से बना लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज आवर 2+2 टॉक्स विथ रशिया। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और रशिया का टॉक्स हो रहा है, जो बायलिटरल टॉक अभी हो रहा है। तो जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो वो इंडिया विजिट किया है और इसमें ये न्यूज़ है। इसको 2+2 क्यों बोला जा रहा है? देखिए, इसमें जो हमारा राजनाथ सिंह है, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, उनका काउंटर पार्ट सार्गे शोइगु, जो रशिया का जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है, उनके साथ मीट किया, उनके साथ अलग से मीटिंग हुआ है। और डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारा एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनका काउंटर पार्ट सार्गे लोव्रोव, उनके साथ अलग से मीटिंग किया है। तो ये जो इसलिए इसको 2+2 टॉक्स बोल रहे हैं। ऐसा 2+2 टॉक्स पहले भी हुआ है, इंडिया यूएस के बीच में भी हुआ है, जहाँ पे मतलब मिनिस्टर्स अपना काउंटर पार्ट से मिलता है और उनके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया और रशिया का जो डिप्लोमेसी है, जो उनका कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं इंडो रशिया डिप्लोमेसी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said that inaugural of the Indo-Russia 2+2 dialogue, even as the two nations linked a pact for joint production of over 6 लाख AK-203 राइफल्स। तो यहाँ पे इंडिया और रशिया मिलके यूपी का जो अमेठी जगह प्लेस है, वहाँ पे एक ऐसा प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है जहाँ पे AK-203 राइफल्स प्रोड्यूस किया जाएगा ओवर 6 लाख। तो इंडिया में पहली बार मतलब ये जो वेपन्स बनने का जो मतलब प्रोडक्शन करेंगे इंडिया विद द हेल्प ऑफ रशिया। ठीक है, तो और ये जो मिलिट्री कोऑपरेशन रहेगा, ये इट विल बी कंटिन्यू टिल 2031। हम लोग सबको पता है कि इंडिया और रशिया का पहले से ही इस मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये ज़रूरी भी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप, रशिया इज जस्ट नेबर ऑफ चाइना, और यहाँ पे इस मीटिंग में भी विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द चाइना,
इंडियन हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने डेफिनेटली यहाँ पे चाइना को ही मतलब उसमें लूप में लिया है और ये डिप्लोमेसी किया है यहाँ पे। एज क्लोज फ्रेंड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया एंड रशिया हैव बीन वर्किंग टुगेदर टू सेफगार्ड आवर कॉमन इंटरेस्ट एंड एंश्योर पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल, जयशंकर सेड। तो ये भी बोला है कि कॉमन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारा पीस और प्रोग्रेस को कैसे डेवलप किया जाए दोनों नेशन के लिए। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो रशिया यहाँ पर है और रशिया के साथ चाइना का बाउंड्री शेयर करता है और चाइना इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप जो रशिया और इंडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना का जो रोल है एशिया में, इट इज़ मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एंटायर एशिया। तो उनको काउंटर पार्ट करने के लिए और जो भी अभी हाल फिलहाल में इंडिया चाइना बॉर्डर में जो भी हमारा इंसर्जेंसी हुआ था, जो भी रूल्स मतलब जो इन्फ्लेटेशन हुआ था उसको रोकने के लिए भी रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। Our next topic and the last topic for today is Napchu Tunnel expected to be completed by April 2022। ये नापचू टनल वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स और ये कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल 2022 तक। ये 500 मीटर टनल है और ये विद इन नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी तक 2022 का जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। The breadth of the tunnel is 12 meters and height is 10 meters. You don't have to remember this figures for your exam. ये जो जगह है one it will complete and to reduce the distance by 7 kilometers। 60 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जो वेस्ट कामेंग का जो जगह है, ये जो रूट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअलिटीज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसको भी काफ़ी हद तक ये टनल कम करेगा। टू स्ट्रेस वेयर द टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द नेचपू एरिया मोस्टली रिमेन्स इन engulfed in the dense fog. Once completed, the tunnel is expected to provide safe driving route for the security forces and for the public. So security force और public, तो पहले security force के लिए इसको खोल दिया जाएगा और बाद में इसको public के लिए खोल दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एक important पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन कि वेयर डज द नापचू टनल लोकेटेड। तो यू हैव टू रिमेंबर द डिस्ट्रिक्ट नेम दैट इज वेस्ट कामेंग इन अरुणाचल